अनिका अपने भाई से मिलने दुबई जाने वाली फ्लाइट में बैठी खिड़की के बाहर नज़ारों का आनंद ले रही थी। लंबे वक्त बाद अकेला सफ़र जहां उसे रोमांचित कर रहा था, वहीं आज उमंगे जवां थी। वह हर पल हर लम्हा खुशनुमा जीने की कोशिश कर रही थी। खुली हवा में सांस लेना व बाहर की धुंध को अंतस में उतारने का असफल प्रयत्न भी दिल को असीम सुख प्रदान कर रहा था। जहाज की उड़ान के साथ तन के साथ मन भी हल्का महसूस कर रहा था। उसका उड़ते बादलों के संग मन भी उड़ान भर रहा था। रुई के समान बाहर बिखरे बादलों पर गिरती सुनहरी किरणें जैसे सोना बरसा रही थी। रंगों को नैनों में भरकर दिल तुलिका पकड़ने के लिए मचलने लगा। कृपया सभी यात्री ध्यान दें। फॉग व खराब मौसम के कारण विमान को हमें टरमैक पर वापस उतारना होगा। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। मौसम खुलते ही हम उड़ान भरेंगे। तब तक अपनी सीट पर ही बैठे रहें। विमान को वापस टरमैक पर उतारना पड़ा। अनिका की बराबर वाली सीट पर एक बातूनी सा सभ्य दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। जहाज में बैठे बैठे लोग कर भी क्या सकते थे। समय काटने के लिए उसने स्वयं अनिका से बात छेड़ दी। हेलो, मैं अनिमेश हूँ। आप दुबई से हैं? अनिका ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो उसने पलक झपकते ही कहा, आप अन्यथा ना लें, मौसम के खराबी के कारण हमें जहाज में ही बैठना होगा। आपके हाथ में पुस्तक देखकर महसूस हुआ कि आपको पढ़ने का शौक है। सोचा आपसे चर्चा करके समय अच्छा गुजर जाएगा। आप क्या करती हैं? हाँ, आपने सही कहा, अनिका ने भी शांत मन से जवाब दिया। मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, पर मुझे रंगों से बहुत लगाव है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है। अरे वाह, मुझे भी पहले लिखने का शौक था, जो समय के साथ कहीं खो सा गया है। समय के साथ सब बदल जाता है, ज़रूरतें भी। यही ज़िंदगी है। कितना अच्छा लगता है रंगों से खेलना। अच्छा, आपके पसंदीदा राइटर कौन है? अनिमेश अपनी ही धुन में बोलता चला गया। न चाहकर भी अनिका उसके जवाबों का हिस्सा बनती रही। फिर लेखकों व किताबों से शुरू हुई बातों का सिलसिला धीरे धीरे गहराता चला गया। एक जैसी पसंद व स्वभाव ने एक दूसरे के साथ को आसान बना दिया। अनिमेश की आंखों में अजीब सी गहराई थी। जहां अनिमेश के गहरे बोलते नैनों व बातों की कशिश ने अनिका को आकर्षित किया, वहीं अनिका के हंसमुख सरल स्वभाव व निश्चल हंसी व सादगी ने भी अनिमेश के मन में जगह बनाकर दिल को गुदगुदा दिया। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे थे। अनिका चेहरा पढ़ना जानती थी। यह आकर्षण एक नया आत्मिक रिश्ता पनपा रहा था। दोनों को शायद किसी दोस्त की ज़रूरत थी। बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए कि विचारों का आदान प्रदान करते करते अपने जीवन के पन्ने भी एक दूसरे के सामने खोलते चले गए। आज अनिका ने भी अपना दर्द उससे साझा कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे पतझड़ बीत गया हो, वह वसंत ने अपने पन की दस्तक देकर दिल फिर से गुलजार कर दिया। एक दूसरे का साथ पाकर समय भी पंख लगाकर उड़ गया। जहाज में अपनी ही दुनिया बनाकर दोनों मगन थे। कब जहाज अपने मंजिल तक पहुंचा उन्हें खबर ही नहीं हुई। इन 6-7 घंटों में दोस्ती इतनी गहराई कि फ़ोन नंबर के आदान प्रदान के साथ अनकहे शब्द भी नज़रों ने बाँच दिए थे। विदा लेने के क्षण भी करीब आ रहे थे। तभी एयर होस्टेस ने अनाउंस किया, यात्रीगण कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान अपने गंतव्य पर उतरने के लिए तैयार है। तभी अनिमेश ने अनिका से पूछा, अनिका आप कब तक दुबई में हैं? मैं 5 दिन यहाँ हूँ, फिर मुंबई की वापसी है। और आप कब तक हैं? मुझे अनिमेश ही कहो अनिका, ये अपनेपन का एहसास देता है। मैं अपने काम से यहाँ आया हूँ। 2 दिन बाद मुंबई, फिर दिल्ली चला जाऊँगा। ठीक है। अनिमेश सच में वक्त पंख लगाकर उड़ गया। अच्छा लगा तुमसे मिलकर।
हाँ अनिका, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम दोस्त हैं, ये दोस्ती बनी रहेगी। एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि हालात कैसे भी हो, हमें उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी बोझिल प्रतीत होती है। हम सभी समय के हाथों अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। हमें कर्म को ही प्राथमिकता देनी होगी। विषम परिस्थितियों में भी अपनी प्यारी अनुभूतियों को याद करके गुनगुनाओ और हंसकर जियो। तुमसे मिलकर बहुत कुछ समेटा है अपने भीतर। यूं ही हंसती मुस्कुराती रहना अनिका। हाँ निमेश, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर शायद ही कभी मिलना होगा, पर फ़ोन पर बात ज़रूर करते रहना। हाँ ज़रूर अनिका। अब तक जहाज़ लैंड कर चुका था। गर्म जोशी से हाथ मिलाकर दोनों जहाज़ से बाहर आ गए, पर अलग होने का मन अभी भी नहीं हुआ था। अनिमेष वहाँ अनिका के परिजनों के आने तक रुका, फिर गहरी सांस लेकर विदा होने का मन बनाया। वह उसके परिजनों से मिलकर चला गया। अनिका आज स्वयं को बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी, जैसे वर्षों बाद किसी कैद से बाहर निकल रही हो। मन में नव संचार की अनुभूति थी। धड़कनों पर आज वश नहीं था। जाने क्यों दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मन ना जाने क्यों गुदगुदा रहा था। अनिमेष से बिछड़ने पर एक अजीब सी कशिश उसे महसूस हो रही थी, जैसे कुछ छूट रहा हो, किंतु सब भूलकर परिजनों से मिलने लगी। जब तक दुबई से मुंबई वापस नहीं हुई, तब तक अनिमेष से फ़ोन पर बात होती रही। मन रोमांचित होने लगा। वो समझ रही थी कि ये गलत है, पर ना जाने क्यों अच्छा लगा। जब तपते रेगिस्तान पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो वे सब कुछ सोख लेती हैं। शायद यही कण कुछ शीतलता प्रदान कर देते हैं। वह घर आकर अपनों के साथ अपना बचपन जी रही थी, वरना शादी के बाद जैसे कहीं ठहराव सा आ गया था जीवन में। हंसी मजाक व ठहाकों के दौर शुरू थे। कॉलेज की बातें, पुराने दिन, सहेलियों से मस्ती, बचपन के सभी पल याद आ गए। घर में भाई ने पार्टी रखी थी। सभी दोस्त आने वाले थे जो बचपन से साथ में पढ़े थे। अनिका सबसे मिलकर बहुत उत्साहित थी। घर का खुला वातावरण, हवा में ताजगी और रिश्तों में अपनेपन की सौंधी महक घोल रहा था। आज मन उसी मोड़ पर खड़ा था जहाँ वह अपना बचपन उन्मुक्त तरीके से जीती थी। वही मस्ती, वही उमंगे। किसी ने सच ही कहा है, मायका ऐसी जगह है जहाँ जन्नत मिलती है। ना रोक टोक, ना कोई बंधन। हम माँ पापा के बच्चे और दिल है छोटा सा, वाली कहावत सही सिद्ध हो जाती है। सारा समय यूं ही चुटकी बजाकर निकल गया। पार्टी खत्म होने के बाद सब थक कर सोने चले गए, पर अनिका की आंखों से नींद गायब थी। अनिमेष को उसने फिर फ़ोन लगाकर शरीर को अपने बिस्तर पर निढाल सा छोड़ दिया। कुछ पल बात करके दिल को सुकून मिला। अपने पलंग पर लेटी अनिका खिड़की से बाहर खुला आसमान निहार रही थी। मौसम साफ नहीं था। काले बादल चांद को बार बार ढक रहे थे। काले बादलों को देखकर उसे जीवन के निराशा भरे काले पल याद आने लगे। मन अवसाद से भरने लगा कि उसके आसमान पर ही काले बादल क्यों मंडराते हैं। अनिका की नींद आंखों से कोसों दूर होने लगी। भरे मन से उसने मुंबई फ़ोन लगाकर अपने सकुशल पहुंचने की सूचना निखिल को दे दी, पर स्नेह की एक बूंद को तरसता उसका प्यासा मन रेगिस्तान के समान हमेशा तपता रहा है। निखिल का बेरुखा सा व्यवहार उसे अंदर तक सालता रहा है। अनजाने ही मन को उदासी के बादल घेर रहे थे। अनिमेष ने उसमें मन में दबी हुई चिंगारी को शांत करने में अनजाने ही हवा भी दी थी। चिंगारी का कारण उसके पति निखिल थे। निखिल बिल्कुल उसके विपरीत स्वभाव के थे। जहां अनिका खुले विचारों वाली, हंसमुख व मजाकिया स्वभाव की लड़की थी, वहीं पेशे से वकील निखिल की सोच पारंपरिक व संकीर्णवादी थी। आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक की सोच इतनी छोटी होगी, ये उसे शादी के बाद ही पता चला। किसी से भी ज़्यादा बात करना निखिल को पसंद नहीं था, चाहे वह रिश्तेदार हो या उनके पारिवारिक दोस्त। अनिका का किसी दूसरे पुरुष से बातें करना उसे नागवार गुजरता था। कोई रास्ते चलता पुरुष भी यदि अनिका को देख लेता,
तब भी निखिल की शक की निगाहें व तीखे वाण अनिका पर ही चलते कि फला तुम्हें क्यों देख रहा था। जरूर तुमने ही पहले देखा होगा। पूरे कपड़े पहना करो, ये मत पहनो, ऐसे मत रहो। समय के साथ चलने वाली अनिका समय से कटने लगी थी। शादी के बाद लोगों से पारिवारिक संबंध व दोस्तों की संख्या कम भी नगण्य हो गई। जो उसके कुछ दोस्त थे वे भी निखिल के शक व इस नए रिश्ते की भेंट चढ़ गए थे। वह कब क्या समझे क्या कहे कहना कठिन था। जासूसी नजरें घर में घूमती थी। किस दिशा में कदम बढ़ाए मन दिशा से भ्रमित व भयभीत रहता था। अनिका ने धीरे धीरे खुद को बदलकर निखिल के इर्द गिर्द समेट लिया था। कहते हैं ना, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। अनिका ने प्यार किया पर निखिल का प्यार जंजीर बनकर उसे जकड़ चुका था। घुटन सी होने लगी थी, लेकिन जब भी बाहर जाती खुलकर अकेले में हंसने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे बच्चे भी निखिल की मानसिकता के शिकार हो रहे थे। उसे बच्चों का व उसका व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का उपयोग करना पसंद नहीं था। बेटी रिया को भी शक की निगाहों से देखने लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। जब उसका मन करता है सबसे मेलजोल बढ़ाता है। जहाँ पारिवारिक संबंध बनने लगते हैं वहीं पर लगाम कसने लगता है। गुस्सा आने पर या मतभेद होने पर सप्ताहों तक अकारण अबोलापन कायम रहना आम बात थी। घर में सीमित वार्तालाप अनिका के अकेलेपन को जन्म दे चुका था। घर का बोझिल माहौल घुटन भरा होने लगा, जैसे हवा का दबाव सांस लेने के लिए अनुपयुक्त था। परिवार में सास ससुर जेठ जिठानी मामा भांजी साली सलह जैसे रिश्ते भी निखिल के शक की आग में लगकर दूर हो गए थे। अनिका के मन में डर का दानव अपना विकराल रूप लेने लगा था। मन की कली रंगों से परहेज करने लगी थी। अनिका के पास बर्दाश्त के करने के अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं था। निखिल के पीछे सब हंसते बोलते थे, लेकिन उसके सामने मजाक करना भी दुश्वार लगता था। धीरे धीरे बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में रम गए। अपना अकेलापन दूर करने के लिए अनिका का समय सहेलियों के साथ ही व्यतीत होने लगा, पर मन आज भी प्यासा सा शीतल जल की तलाश कर रहा है। निखिल ने कभी भूले से भी अनिका से ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। रूठना मनाना तो बस फिल्मों में होता है, ना कोई शौक ना उत्साह। जिंदगी जैसे बासी कड़ी बन गई थी, जिसमें उबाल आने की गुंजाइश भी बाकी ना हो। स्त्री का कोमल मन यही चाहता है कि उसकी भावनाओं की कदर हो, प्यार व विश्वास का खुला आसमान हो, उमंगे जवां हो, पल पल जीवन को जिया जाए। पर निखिल ने खुद को बेगाहे बगाहे अनिका पर थोपना जारी रखा। जब उम्र आधी गुजर जाने के बाद भी निखिल की सोच में समयानुसार परिवर्तन नहीं आया, तो अनिका का मन उससे विरक्त होने लगा। वह अपने सुकून को तलाशने लगी। आज उसका दूर रहना ही मन को शांति दे रहा था। कम से कम घुटन भरे क्षण कुछ तो कम होंगे। अनिमेष के अपने पन ने कलेजे में ठंडक सी प्रदान की। दर्द आंखों से बाहर निकल चुका था। अनिका के मन में कशिश ही रह गई थी कि काश निखिल उसका सच्चा हमसफर व एक दोस्त बन पाता, कि जिससे वह खुलकर अपने सब रंग बांट सकती थी, जिंदगी के सारे चटक रंगों को अपनी जिंदगी में भर सकती थी। सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। कोरों से निकले हुए आंसू गालों पर रेखा चित्र बनाकर अपने निशान छोड़ गए थे। मुखड़े को चूमती हुई भोर की किरणों ने उसे गुदगुदाकर उठा दिया। शीशे में खुद को निहार कर तिराई मुस्कान ने आंखों में वही चमक पैदा कर दी थी। खुद से प्यार होने लगा। अपने में मस्त रहने वाली वही अनिका, जिसे दुनिया से नहीं अपनों से सपनों से प्यार था। जीवन के स्वप्निल रंगों में भीगी शोक अदाएं, जिन पर कॉलेज में सब मर मिटते थे, आज वही शोखी उसकी आंखों में नजर आ रही थी। उसके सपने उसे ऊर्जावान बनाते थे। वही आकाश को आंचल में भरने का ख्वाब, कागजों पर सुनहरे रंगों से कलाकारी, भावों को अभिव्यक्त करती कलम का संसार जीवंत रखता था। आज फिर से नई ऊर्जा का संवरण हो चुका था। उसने स्वयं से वादा किया कि अब वह अपने सपनों को साकार करेगी। 4-5 दिन पंख लगाकर उड़ गए। वही पुरानी अनिका अपने अंदर उसे नजर आने लगी, जिसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आज खुद से किया वादा उसे आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर
नए नज़रिए से समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। मुंबई घर वापस आने तक अनिका का जैसे दोबारा जन्म हो गया था। अनिमेष की बातों ने सोई हुई लालसा को जगा दिया था। आज उसके अंतस में अनिका महक रही थी। कॉलेज के दिनों में जन्मे उसके शौक व अपनी पसंद को उसने फिर से अपने जीवन में शामिल कर लिया था। उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी, ना ही किसी के शक का भय था। अपने सपनों को जीवंत करके अनिका जैसे महकने लगी थी। वह उसकी महक फिजा में भी महकने लगी थी। अनिका ने फिर से रंगों को अपने जीवन में उतार कर जीना सीख लिया था। उसके शौक अब उसका आसमान बन गए थे। निखिल भी उसके इस बदलाव से हैरान था। एक दिन चाय पीते हुए निखिल अचानक बोला, क्या बात है अनिका, बहुत बदली बदली नजर आ रही हो। कहाँ, क्या किया, किस किस से मिली, कुछ बताया नहीं। आजकल खूब जलवे बिखेर रही हो। अनिका ने बात काट कर कहा, कुछ नहीं, अपना बचपन जी रही हूँ। तुमने मुझे कभी देखा ही कहाँ है। कितना जानते हो मेरे बारे में व मेरे शौक के बारे में। अनिका की आवाज़ में ऐसी तल्खी थी कि आज निखिल चुप होकर उसे देखने लगा। आगे कुछ कहने की हिम्मत उसे नहीं हुई। एक समय के बाद नदी का प्रवाह भी पत्थर से टकराकर अपने निशान उस पर अंकित कर देता है। आज अनिका के मन की कोमल संवेदनाएं पत्थर से टकराकर चूर हो गई थी। उसने उन्हें सहेजने की कोशिश नहीं की। समय ने जीवन की करवट बदल दी थी। अपने नाम को सार्थक करती हुई अनिका फिर से अपने सपनों के साथ महकने लगी। उसके भावों का संसार रंगों के माध्यम से अपना एक आकाश तैयार कर रहा था। निखिल बस चुपचाप उसे बदलते हुए देखता रहा। अनिका अपने संसार में धीरे धीरे डूबने लगी। काम में तल्लीन अनिका आज भी फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन में कुछ तलाशने लगती। अनिका की आंखें हर पल किसी की आहट का इंतज़ार करती थी। कान अब भी अनिमेष को सुनने के लिए बेकरार थे। अनिमेष के फ़ोन का इंतज़ार उसे रहने लगा। उसने एक दो बार अनिमेष को संदेश भी भेजा, पर कोई जवाब नहीं आया। अनिमेष अपनी हद जानता था। इंतज़ार सप्ताह से बढ़कर महीने फिर साल में परिवर्तित होते चले गए थे, पर अनिमेष का फ़ोन नहीं आया। उसके साथ व्यतीत हुए 6-7 घंटों ने अनिका को जीने का मकसद सिखा दिया, किंतु उसके उपेक्षित व्यवहार ने अनिका का पुरुषों के प्रति नज़रिया बदल दिया था। उसे अचानक उसके शब्द याद आने लगे। अनिमेष ने कहा था, खून से बढ़कर नमक का रिश्ता नहीं होता है, हर बात की एक मर्यादा होती है। अनिका समझ गई थी कि सब पुरुष एक जैसे ही होते हैं। शायद कथनी व करनी में अंतर होता है। पुरुषों की सोच का दायरा ही सीमित होता है। स्त्री के प्रति उनका नज़रिया नहीं बदलता है। पुरुष उस पर एक छत्र राज ही करना चाहते हैं। अपने घर के बाहर मर्यादा की रेखा खींचकर दोहरा व्यक्तित्व जीते हैं। स्त्री पुरुष की दोस्ती वे सामान्य तरीके से लेना कब सीखेंगे। स्त्री के लिए लकीरें खींचने का हक पुरुषों को किसने दिया है। ये सीमाएं तय करने वाले वे कौन हैं। दोनों अलग व्यक्तित्व हैं, फिर हर फैसला लेने का अधिकार पुरुषों को कैसे हो सकता है। मन के भाव, शब्दों व लाल रंगों के माध्यम से अपनी बात बेखौफ कहने लगे। तूफान गुजरने के बाद घर का नज़ारा कुछ बिखरा सा था। उसका कमरा ही उसकी दुनिया बन गई। कमरे में रंगों को सहेज कर वह बाहर आ गई। आज मन शांत हो गया था। शायद निखिल को समझना उसके लिए अब सरल हो गया था कि पुरुषों की सोच का दायरा ही ऐसा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। तुलिका रंगों के माध्यम से जीवन को सफ़ेद कागज़ पर जीवंत करने लगी। सुप्त मन के भाव अपना आकार लेने लगे। उसका मन उस चंचल हिरनी के समान हो गया था जो अपने ही जंगल में विचरण का पूर्ण आनंद लेती है। अपने रंगों व अनुभूतियों में डूबी अनिका आज अपने पिंजरे में भी खुश थी। पिंजरे के साथ ही उसने उड़ना सीख लिया था। टेबल पर रखा आधा भरा गिलास भी खाली नहीं लग रहा था। उस आधे हिस्से में हवा थी जो गिलास के कोरों पर चिपकी पानी की बूंदों को आत्मसात करना चाहती थी। खिड़की से आ रही शीतल हवा पास में रखी चाय के कप की खुशबू को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। टेबल पर रखा हुआ चाय का कप भी आधा भरा था। हालांकि अनिका को पूरा कप भर के चाय पीना पसंद है, पर आज वह आधा कप चाय भी सुकून का एहसास दे रही थी। ये देखने वालों का ही नज़रिया होता है कि किसी को कप खाली लगता है तो किसी को आधा भरा हुआ। उसके जीवन में अब खालीपन का जगह नहीं था।
चाय से निकलती हुई भाप हवा में अपने अस्तित्व का संकेत देकर विलय हो रही थी। इलायची की खुशबू वातावरण को महका रही थी। चाय पीने की तलब ने हाथों को कप की तरफ बढ़ाकर कप को होठों से लगा लिया। चाय की चुस्कियां व बंजर होते जीवन में वसंत ने अपने रंग भर दिए थे। रेडियो पर बज रहा गाना गुनगुनाने को मजबूर कर रहा था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। दिल आज भी उस आवाज़ को सुनकर धन्यवाद देना चाहता है जिसने अनजाने ही सूखे गुलाब में इत्र की कुछ बूंदों को छिड़क दिया था। आज भी अनिका को अनिमेश के फ़ोन का इंतज़ार है। शायद कभी तो हवा का रुख बदले। अमरनाथ जी काफी देर लिखने के बाद उठे, पर ठीक से उठ नहीं पाए और गिर पड़े। उन्होंने दोबारा उठना चाहा, पर हाथ पैर बेजान ही रहे। वह घबरा तो गए, पर हिम्मत ना हारी। उठने की कोशिश करते रहे, फिर थक कर निढाल हो जमीन पर पड़े रहे। उन्होंने चिल्लाना चाहा, पर जबान ने जैसे ना हिलने की कसम खा ली थी। तभी उन्हें याद आया कि सब तो थिएटर फिल्म देखने गए हैं, अब तो आने ही वाले होंगे। अब दरवाज़ा कौन खोलेगा उनके लिए? बेचारे बाहर ठंड में अकड़ जाएंगे। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। सब आ चुके थे। उन्होंने फिर उठना चाहा, पर ना जाने क्या हो गया उनके पैरों और हाथों को। वे यही सोच सोच कर हैरान हो रहे थे। घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। शारदा तो बेटे बहुओं के साथ अकेली जाना ही नहीं चाह रही थी, पर उन्हें कुछ काम करना था, सो जबरन ही उसे बेटों के साथ भेज दिया था। वह तो बहुएं बड़ी जिम्मेदार हैं, लायक हैं। उन्हें यह विचार ही नहीं आता कि सास ससुर को उनके साथ नहीं लगना चाहिए। पर अब वह अपनी जिद को कोस रहे थे कि क्यों भेजा शारदा को उनके साथ। बाहर से बेटे पिताजी पिताजी चिल्ला रहे थे। दरवाजे को पीटा जाने लगा। तभी शारदा का दहशत भरा आवाज़ सुनाई दिया, विपिन, दरवाज़ा तोड़ दो बेटा। शायद दोनों बेटों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। घर में घुसते ही पिताजी पिताजी की आवाज़ें लगानी शुरू हो गई। कमरे में पिताजी को यूं पड़े देखा तो हाहाकार मच गया। झट से दोनों बेटों विपिन और विभोर ने मिलकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया। उनकी पत्नी शारदा उनके तलवे मलने लगी। बहुएं झट से रसोई से उनके लिए पानी और हल्दी वाला दूध ले आईं। विभोर ने माँ के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और पिताजी को हाथ के सहारे से उठाकर पिलाना चाहा, तो होठों के किनारों से पानी बाहर बह निकला। अमरनाथ जी की ये हालत देख शारदा रो रो बिलखने लगी। विपिन और विभोर अपनी अपनी पत्नियों सीमा और सुरभि को माँ को संभालने की आज्ञा देकर डॉक्टर को बुलाने चल दिए। डॉक्टर शर्मा ने टेस्ट करके बताया कि अमरनाथ को लकवा का अटैक हुआ है। ये सब सोचकर सब अचंभित रह गए कि अब क्या होगा। सबको अब अपनी दुनिया अंधेरी नजर आने लगी। डॉक्टर शर्मा ने दवाइयाँ और मालिश के लिए तेल लिख दिया और कहा, संभालिए आप सब अपने आप को। यदि आप सब घबरा जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा। देखिए, इनके जीवन को तो कोई खतरा नहीं है, पर कब तक ठीक होंगे ये कहना मुश्किल है। सेवा कीजिए, दवा दीजिए, शायद आप सब आपकी मेहनत रंग लाए और अमरनाथ जी ठीक हो जाए। और हाँ, घर का माहौल शांत और खुशनुमा रखिए। आप सब हाहाकार मचाएंगे तो मरीज का मन कैसे शांत रहेगा। फिर तो परिवार में हर किसी की दिनचर्या ही बदल गई। फिक्र भरी सुबह तो दोपहर व्यस्त हो गई, शामें चिंतित और रातें दुखदाई हो गई। विपिन और विभोर ने दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टियां ले ली, पर आखिर कब तक घर बैठे रहते। सबकी अपनी अपनी उलझनें और परेशानियां थी, अपने अपने काम थे। पर अमरनाथ जी कितने उदासीन, कितने बेबस हो गए थे, ये कौन समझ सकता है। आखिर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता, पर नियति के आगे किसकी कब चलती है। बेटों और बहू ने मिलकर ये तय किया कि अभी रीता दीदी को खबर नहीं की जाए। इतनी दूर सिंगापुर से आ तो पाएंगी नहीं,
पर चिंतित बहुत होंगी। बच्चों को भी सख्त हिदायत दे दी गई कि रीता बुआ का फ़ोन आए तो दादाजी के बारे में उनसे कुछ ना कहा जाए। रीता का फ़ोन आने पर जब वह पिताजी से बात कराने को कहती तो अलग अलग बहाने बना दिए जाते। रीता से क्या बात कर पाते, वह तो जबान ही ना हिला पाते। एक फिजियोथेरेपिस्ट रोज आकर अमरनाथ जी को हल्के व्यायाम करा जाता। पिताजी को नहलाने धुलाने और उनकी साफ सफाई करने के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर ली थी। मालिश का काम कभी कभी वह नौकर तो कभी शारदा करती। डॉक्टर की सलाह के कारण पिंकी और अथर्व को दादाजी के कमरे में ज़्यादा देर तक रुकने को मना कर दिया गया, इसीलिए बच्चे भी कम ही जाते थे। अमरनाथ जी कमरे में अकेले पड़े पड़े उब गए थे। बेटे तो कामकाजी थे, सो वे घर में कम ही रहते थे। बहुएं कमरे में उनका खाना, चाय, दूध, नाश्ता आदि लेकर आती और माँ को पकड़ाकर चली जाती। साथ ही कहती कि माँ जी कुछ और ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। फिर वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती। पिताजी की बीमारी से काम भी तो बहुत बढ़ गए थे। पहले तो उनकी मालिश बेटे करते थे, पर अब माँ और कभी कभी नौकर सुंदर कर देता था। शारदा उनसे दिन भर की बातें करती, पर पिताजी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ पाता। तो धीरे धीरे बोलने का नियम कम होते होते समाप्त सा हो गया। वह भी बस ज़रूरत भर की ही बातें करने लगी। अमरनाथ जी ने कई बार अपनी पत्नी शारदा से कहने की कोशिश की कि बच्चों को कमरे में खेलने दिया करो, कुछ तो मन लगे, पर गो गो का स्पष्ट आवाज़ ही निकल पाता। शारदा पूछती ही रह जाती कि क्या कहना चाह रहे हो, पर स्वतः उनकी बात समझने में असफल ही रहती। अमरनाथ जी बहुत लाचार हो जाते। दोनों बेटे भी सुबह शाम उनके पास बैठ जाते, पर आखिर कब तक। बाद में तो दफ्तर से आकर हालचाल पूछकर अपने अपने कमरों में घुस जाते या बाहर आंगन में सब साथ बैठकर बतियाते। बहुएं भी वहीं बैठकर कुछ ना कुछ करती और बच्चे या तो खेलते या फिर पढ़ते, पर पिताजी के कमरे में जाने की उन्हें मनाही थी। शारदा भी अब अमरनाथ जी का काम निपटाकर बहू बेटों के साथ आंगन में बैठने लगी। अब पिताजी ज़्यादातर दिन भर अकेले ही पड़े रहने लगे। पहले खबर लगते ही अमरनाथ जी के दोस्त घर में जुटने लगे थे। 4-5 दोस्त साथ आ जाते तो उनकी गप्पे शुरू हो जाती। पिताजी उनकी बातें ही सुनकर वक्त काट लेते, पर कभी कभी उनकी बातें सुनकर परेशान भी होने लगते। एक दिन वर्मा जी कहने लगे, वैसे यह बीमारी है बड़ी जानलेवा, जल्दी ठीक ही नहीं होती। मेरे बड़े भाई के दोस्त को हुआ था तो 8 साल बिस्तर पर पड़े रहे, हिल डुल भी नहीं पाते थे। बड़े ही कष्ट झेले उन्होंने। मेहता साहब ने कहा, हाँ ठीक कहते हो, कई साल पहले मेरे सगे मामा जी इसी बीमारी को 10 साल झेलकर गुजर गए। बेचारी मामी बहुत परेशान रहा करती थी। पैसों की काफ़ी तंगी हो गई थी उन्हें। सब रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया करती थी। शुरू में तो सबने सहायता की, पर धीरे धीरे सबने हाथ खींच लिए। अमरनाथ जी चिंता में पड़ गए। तो क्या इतनी वेदना से गुजरेंगे वह और उनके परिवार के लोग? अगर इतने साल बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारने पड़े तो कैसे गुजरेंगे पहाड़ से ये दिन? पिताजी दिन भर सोचते कि इस दिमाग पर क्यों नहीं फालिज मार गया, कम से कम हर तकलीफ से नजात तो मिल जाती। बस पिताजी बेचारगी में छत को देखते रहते और दूर से आती आवाज़ें सुनते। एक दिन सुंदर ने उनके दोस्तों की बातें सुन ली। वह उस समय पिताजी की मालिश कर रहा था। कई दोस्त तो उन्हें खूब तसल्ली देते, परंतु कुछ ऐसे खर दिमाग होते हैं कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए इसकी समझ नहीं रखते। तो सुंदर ने महसूस किया कि इन दिल बैठा देने वाली बातों को सुनकर पिताजी का रंग उड़ गया है। उसने बाद में सारी बातें ज्यों की त्यों
विपिन और विभोर को सुना दी। घर के सारे लोग बहुत ही नाराज हुए कि हम सब तो यहाँ सेवा कर कर के बेदम हो रहे हैं और पिताजी के दोस्तों की कृपा रही तो वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जब पिताजी के दोस्त आते तो पिताजी अभी सो रहे हैं कहकर बाहर से ही विदा कर दिया जाता। ऐसा कई दिनों तक चला तो पिताजी के दोस्तों ने आना ही बंद कर दिया। अब पिताजी सिवाय डॉक्टर और सुंदर के बाहर की दुनिया से कट गए थे। रीता दीदी के फोन आने पर उससे बहाने तो बना दिए जाते, पर आखिर कब तक। एक दिन छोटी बहू सुरभि ने बता ही दिया। रीता दीदी बहुत नाराज हुई कि अब तक उससे छिपाया क्यों गया। क्या विपिन और विभोर नहीं चाहते कि वो मायके आए? भाइयों ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, वो इतनी दूर है कि आसानी से आ नहीं सकती, तो उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ना बताने के पीछे कोई और इरादा नहीं था। और सच में रीता दीदी फौरन नहीं आ पाई। हाँ, उसके फ़ोन अब पिताजी के हाल चाल को जानने के लिए जल्दी जल्दी आने लगे। एक दिन जाने क्या हुआ कि पिताजी को घर में हो हल्ला चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। उनके काम लोग बदसूर कर रहे थे, पर उन्हें कोई कुछ बता नहीं रहा था। सुंदर की तरफ पिताजी पूछने वाली निगाहों से देखते, पर वह भी चुप ही रहता। जिज्ञासा उन्हें खाए जा रही थी। 2 दिन बाद छोटा बेटा विभोर आया। वो बहुत ही गुस्से में था और चुपचाप उनके पास बैठ गया। उन्होंने बड़े प्यार से सवालिया निगाहों से उसे देखा। विभोर अचानक फट पड़ा। पिताजी, आप भैया को समझा दे, बात बात पर मुझको डांटे नहीं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, खुद बाल बच्चों वाला हूँ। पिताजी ने हंसने की कोशिश में होंठ फैलाने की कोशिश की, जैसे कह रहे हो, अरे बेटा, तुम कितने भी बाल बच्चेदार हो जाओ, बड़ों के लिए तो तुम छोटे ही रहोगे। विभोर ने फिर कहा, भैया अब बात बात पर मुझसे उलझने की कोशिश करते हैं, ये मुझे अब बर्दाश्त नहीं। पिताजी बेचारे क्या करते, समझ गए कि दोनों भाई उनकी बीमारी से इतने दुखी हो चुके हैं कि अपनी अपनी भड़ास एक दूसरे पर निकालने लगे हैं। अमरनाथ जी पेशे से वकील थे। सरकारी नौकरी उन्होंने कभी नहीं की। रोज कमाओ रोज खाओ वाली स्थिति रही। वह मेहनती और काबिल वकील थे तो अच्छा कमा लेते थे। बच्चों को अच्छा खिलाया पहनाया, उनकी इच्छाएं भी पूरी की और संस्कार भी अच्छे दिए। काफ़ी कुछ बचाया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बेटी के विवाह और घर बनाने में लग गया। बेटों को अलग अलग घर बनाकर दे सकते थे, पर उनका मानना था कि एक घर में दोनों साथ साथ रहें तो परिवार मजबूत बनेगा। उनके अनुसार दोनों के परिवार दो नहीं बल्कि एक बड़ा परिवार है। घर उन्होंने बेटी के विवाह के बाद बनाया। विपिन और विभोर ने पढ़ लिख कर कमाना शुरू कर दिया था। अपने घर में उन्होंने बेटे रूपी 2 मजबूत स्तंभ खड़े कर दिए थे, जो इस घर की छत कभी भी गिरने नहीं देंगे। बहुएं भी उन्होंने अपनी पसंद की चुनकर लाई थी, मध्यम वर्ग की संस्कारी लड़कियां, जो अब तक उनकी कसौटी पर खरी उतरी थी। सीमा और सुरभि मिलजुल कर ही रहती, काम भी मिलजुल कर करती। कभी कोई कटुता दोनों के बीच आई हो, ऐसा कभी नहीं लगा। अगर कोई चिल्लपो रही हो घर में, तो वह घर के बच्चों के मासूम झगड़े ही थे। अपना परिवार उनका ऐसा किला था जिसको कोई भेद नहीं सकता था। बड़ा सुखद जीवन चल रहा था कि अचानक इसमें इस लकवा रूपी बवंडर आ गया। आज अपने इस बेटे के उखड़े हुए रूप को देखकर वे दहल गए कि कहीं यह बवंडर उनके घर को तिनके कर ना ले उड़े। पर एक विश्वास था उन्हें कि उनके द्वारा निर्माण किए हुए ये 2 मजबूत स्तंभ ऐसा नहीं होने देंगे, पर अब डर तो बना रहेगा ही। ऐसे में एक दिन खबर आई कि रीता अपने पति अरुण और बच्चों सहित आ रही है। एक निरस्ता भरे माहौल में उल्लास की लहर दौड़ गई। वह पिताजी की बीमारी के 2 वर्ष बाद आ पा रही थी। रीता दीदी आई। वह और उसके दोनों बच्चे पिताजी के पास बैठते, वहाँ ताश लूडो और तरह तरह के खेल खेलते और अपने मामा के बच्चों को भी अपने साथ खेलने को उकसाते। विपिन विभोर के बच्चे बड़े असमंजस में पड़ गए कि क्या वे भी दादाजी के कमरे में खेल सकते थे।
इन दोनों को कोई क्यों नहीं मना करता दादाजी के पास जाने को, पर रिश्ता ही ऐसा था कि उन पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं डाला जा सकता था। रीता दीदी के जोड़ देने पर विपिन व विभोर ने भी अपने बच्चों को दादाजी के पास हुड़दंग मचाने की अनुमति दे दी। क्या पता ऐसे ही कुछ फायदा हो जाए। अभी तक तो पहले जैसी ही स्थिति है। यह बदलाव अमरनाथ जी के लिए सुखद था। अब तक रीता कहाँ थी? अब उनका मन लगने लगा। धीरे धीरे उनमें जीने की इच्छा जागने लगी। गो गो का स्वर धीरे धीरे अस्फुट शब्दों में परिवर्तित होने लगा। उंगलियों में हरकत होने लगी। सभी तो खुश लग रहे थे इस सुधार से। रीता के वापस जाने का समय करीब आ रहा था। एक दिन जब रीता और बच्चे पिताजी के पास बैठे थे कि विपिन व विभोर अपनी अपनी पत्नियों सीमा और सुरभि के साथ आ गए। बच्चों को बाहर भेज दिया गया। पिताजी का दिल बैठने लगा। ऐसी क्या बात है जो बच्चों के सामने नहीं हो सकती? बड़े बेटे विपिन ने अटकते हुए कहना शुरू किया, पिताजी, हमें आपको कुछ बताना है। रीता बोली, क्या बात है विपिन? विपिन बोला, दीदी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके आने से पिताजी की स्थिति में सुधार आ रहा है, पर हाँ पर क्या? बोलो। विपिन थूक निकलते हुए बोला, दीदी, पिताजी की बीमारी के कारण अब हम दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। वह आगे कुछ कहता कि रीता ने आंखें तरेरी और चुप रहने का इशारा किया, पर दोनों भाई तो ठान कर आए थे, सो चुप कैसे रहते। पिताजी, विभोर की बीमारी का कुछ भी खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। अभी तक मैं अकेला ही सब खर्चे का बोझ उठा रहा हूँ। विभोर, जो अब तक चुप था, बोला, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी इसकी जितनी सैलरी नहीं है। तो मैं क्या करूं अगर तुम्हारी सैलरी कम है? विपिन बोला, आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के भविष्य का ख्याल रखना है। तुम्हारा अपना परिवार, लेकिन मैं तो समझती थी कि यह तो पूरा परिवार एक ही है। नहीं है क्या? रीता ने कहा। दीदी, किस जमाने की बात कर रही हो आप? अब वह जमाना नहीं है जब सब एक साथ हंसी खुशी रहते थे। देखना, कुछ सालों बाद आपका यह लाडला मुझसे अपना हिस्सा मांगेगा, तो जो कल होना है वह आज माँ पिताजी के सामने क्यों ना हो जाए। कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। पिताजी को ठीक तो होने दो। बेशर्मी करने से पहले। रीता ने डपटा, और अब तो पिताजी ठीक भी हो रहे हैं, कुछ दिन और सह लो, फिर बंटवारे की जरूरत ही नहीं रहेगी। पिताजी स्वस्थ हो जाए तो वह भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं दीदी, आप नहीं समझ रही हैं, बात खर्चे की नहीं है, नीयत की है। विभोर की नीयत ठीक नहीं। विपिन बोला, सोच समझ कर बोलिए भैया, मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं। ये कहिए कि आप ही निभाना नहीं चाहते। विभोर ने बात काटी। दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से घूर रहे थे। चुप रहो दोनों, पिताजी को ठीक होने दो, फिर कर लेना जो मन में आए। देखी दीदी, आप पिताजी की बीमारी के बारे में जानने के बाद अब 1 साल बाद आप आई हैं। अब बुलाने पर तो आप आएंगी नहीं। ये बात आपके सामने हो तो बेहतर होगा, वरना बाद में आपने कुछ आपत्ति उठाई तो। विभोर बोला। विभोर? रीता चीखी, मैं तुम दोनों की तरह बेशरम नहीं हूँ जो ऐसी बातें करूँगी। और सुन लो, मुझे अपने माँ पिताजी की खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, बंटवारे के बाद माँ पिताजी कहाँ रहेंगे, बताओ तो ज़रा। क्यों? विभोर के पास वही माँ का लाडला छोटा बेटा है। विपिन ने झट कहा, मेरे पास क्यों? आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है। विभोर ने नहले पर दहला मारा। अमरनाथ जी की आंखों की कोरों से 2 बूंद आंसुओं के लुढ़क गए। उनके दोनों स्तंभ बड़े कमजोर निकले। उनका अभेद्य किला आज ध्वस्त हो गया था। जाने कब से अंदर ही अंदर यह ज्वालामुखी धधक रहा था। शारदा ने भी मुझे कुछ भनक नहीं लगने दी। अंदर का ज्वालामुखी मन में दबाए मेरे आगे हमेशा हंसती रही। उनकी नजरें शारदा को खोजने लगी। वह उन्हें दरवाजे की ओट में से भीतर झांकती दिखी, बेहद डरी सहमी हुई। दोनों बहुएं भी वहीं थी। शायद वे भी यही सब चाहती थी, पर उनके चेहरों पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी निगाहें झुकी हुई थी। चुप थी दोनों। रीता फिर दहाड़ी, इतना सब कुछ तय कर लिया अपने आप? ये भी बताओ, बंटवारा कैसे करना है, ये भी तो सोच ही लिया होगा। आखिर पिताजी तो लाचार हैं, कुछ बोल नहीं सकेंगे तो। इतना बड़ा घर है, बीच में से एक दीवार डाल देंगे
जो आंगन को भी बराबर बराबर बांट दे। किचन भी काफी बड़ा है, आंगन के बीचों बीच उसमें भी दीवार डाल देंगे, विपिन ने कहा। और माँ पिताजी के बारे में भी तो तुम दोनों ने सोच ही लिया होगा, उनका क्या होगा? क्या सोचा है? रीता का चेहरा लाल हो रहा था। दीदी, आप सिंगापुर में रहकर ऐसी नादानी भरी बातें करेंगी? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहाँ बूढ़े और अपाहिज माता पिता क्या करते हैं, यह आपसे बेहतर कोई क्या जानेगा? विपिन फुसफुसाया, जो सबने सुन लिया। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। आजकल यहाँ इंडिया में भी ऐसा प्रबंध है। यहाँ भी कई वृद्धाश्रम खुल गए हैं, विभोर ने कहा। तो रीता को लगा कि दोनों भाई कम से कम इस बारे में एकमत थे। दोनों अपना फैसला सुनाकर बाहर चल दिए। शारदा दरवाजे के पास घुटनों में सिर देकर बैठ गई, सिसकते हुए अपने दिवंगत सास ससुर को याद करने लगी। अब कहाँ हो अम्मा जी, पिताजी? हम तो एक बेटे एक बेटी में खुश थे। आप ही को दो दो पोते चाहिए थे। अगर एक ही होता तो आज यह नौबत ना आती। रीता दोनों हथेलियों में सिर थामे निर्जीव सी कुर्सी पर ढह गई। जीजा जी, जो अब तक चुप थे, उन्होंने चुप ही रहने में अपनी भलाई समझी। कहीं यह ना हो कि दोनों सालों को डांटे तो वह यह ना कह दें कि जीजा जी, आपको क्या कमी है, आप क्यों नहीं ले जाते अपने साथ माँ पिताजी को? अमरनाथ जी बेबस परेशान अपने दिए संस्कारों में गलतियां खोज रहे थे। जिस विश्वास से उन्होंने अपने अटूट परिवार की नींव डाली थी, वह विश्वास ही खंड खंड हो गया था। सब कुछ तो उनके तय किए हुए खाके पर चल रहा था। शायद ऐसे ही चलता रहता अगर उन पर इस लकवे का कहर ना टूट पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता अमरनाथ जी की हालत दिन पर दिन और खराब होने लगी। वे सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका परिवार उनके जीते जी टूटकर बिखर जाए। इसीलिए बिखरने से पहले ही उन्होंने इस संसार से विदाई ले ली। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।